हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सचिन आज आपके लिए 2022-23 का मैथ्स फोर्थ के पेपर का एक धमाकेदार सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। देखिए, पेपर जो है बहुत इजी होता है। पेपर में दो तरह का पैटर्न होता है, या तो पेपर 40% ईजी होगा, 60% टफ होगा, या 60% टफ होगा, 40% ईजी होगा। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, आपको उन्हीं पर फोकस करना है। मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आपने जो टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है उन्हीं को बार बार पढ़िए। जैसे मैं एक हिंट बता रहा हूँ, आपको यूनिट 1 में सी एफ पी आई सब कुछ पढ़ना है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हर तरह का पढ़ना है। चारपिट अगर आपको समझ में आता तो आप पढ़िए। लेग्रांज इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं वो पढ़ लीजिए। क्लैरोट इक्वेशन अगर आप कर लेते हैं वो कर लीजिए। ठीक, उसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कुछ केस हैं वो आप बढ़िया से कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि पीडी में जाना है, हीट वेव लाप्लास मेथड ऑफ सेपरेशन, इतना करना ही करना है। ठीक, कर्व फिटिंग करना है बढ़िया से आपको। इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन करना है, बायोनॉमियल पॉइसन नॉर्मल करना है। ठीक, और काई स्क्वायर करना है। अगर हो सके तो टी टेस्ट करना है, नहीं तो छोड़ देना है। और कंट्रोल चार्ट ज़रूर से ज़रूर करना है। तो इतना जो टॉपिक हैं, 10 से 12 टॉपिक मैंने जो बोले हैं या 15 टॉपिक बोले हैं, इसको बढ़िया से करना है। और हर टॉपिक पे आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन बढ़िया तैयार हो कि आप उसमें कहीं भी फंसे ना। ठीक है, कंसेप्ट वही आता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते हैं। ठीक, अच्छा, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेटर ज़रूर लेकर के जाना है पेपर में, बिना कैलकुलेटर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के बहुत सारे कैलकुलेशन आपको लेंदी पड़ जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पहले सेक्शन बी या सेक्शन सी के क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए को बीच में करना है या लास्ट में करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन पहले सेक्शन बी और सी को करना है। जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आते हो, सही आते हो, उन्हीं को पहले अटेम्प्ट करना है। आप उस क्वेश्चन के चक्कर में कतई नहीं पढ़ेंगे जो आपको नहीं आ रहा है और आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने एक पेपर जो है दिखा रखा है, ये पेपर है और इसी का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेपर है आपका, और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आए थे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये पेपर आया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था पूरा। ठीक है, तो पेपर जो है 100 मार्क्स का आएगा या 70 मार्क्स का आएगा। मैंने 1920 का एक और सॉल्यूशन भी डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया वहाँ पे पेपर में, किस तरह से पेपर बनता है। तो 70 का बनेगा या 100 का बनेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उससे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट के सीधी बात करते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जेड को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के लिए। तो यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे। डेल जेड बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ए आएगा, और वाई का जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स होता क्या है, वो होता है पी। तो पी जो है वो आपका हो जाएगा ए के बराबर। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने देखिए लिखा हुआ है पी ए हो जाएगा। उसी तरह से हम दोबारा क्या करेंगे, इसको जेड को वाई के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 0 हो जाएगा, यहाँ पर बी बचेगा। यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेल जेड बाई डेल वाई आ गया, जो कि बी दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे जब ये बी आ गया तो उसी को क्यू कहते हैं। तो ए की वैल्यू पी हो गई और बी की वैल्यू क्यू हो गई। तो हमने इसको जब सेटिस्फाई करा दिया क्वेश्चन में, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा। यहाँ पे हमको इस पी डी को सॉल्व करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हम करते क्या है इसमें कि जो पार्शियल एक्स के लिए होता है उसको डी बोलते हैं, जो पार्शियल वाई के लिए होता है उसको डी डैश बोलते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है कि
ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि डी को m कर दिया, डी डैश को 1 कर दिया, एम स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, m की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। तो m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू माइनस 1 है, रख दिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार देखिए आप। मैं ज़रा प्रोजेक्टर की सेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग के समय कुछ लाइंस आ रही हैं जो कि बहुत ख़राब लग रहा है। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको पीडी जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, तो पीडी कैसे सॉल्व होती है, जैसे कि ये दिया हुआ है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस यू एक्स वाई। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको बीच में लिख सकते हैं, इसको बाद में। तो होता क्या है कि जो एक्स एक्स होता है उसको ए कह सकते हैं, जो वाई वाई के लिए पार्शियल होता है उसको बी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। तो हम इसको कहेंगे बी, इसके साथ वाले को, यानी कि -1, ये होगा ए, ये होगा सी। ए सी को आपस में बदल भी सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। जब b लेस देन 0 आती है वैल्यू तो वो इलिप्टिक होता है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक, और अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही तो हाइपरबोलिक। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अगर आता है इस तरह का तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आया कि वेव इक्वेशन को आपको लिखना था। ये सिंपल सा वेव इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आपने इसको लिख दिया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का है, मीन का एक ही बात है। तो इसमें अर्थमेटिक मीन या मीन कैसे निकलता है आपका, कि आपने क्या किया कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से टेबल बना करके। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 3 है, ये क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया है। 3 × 12 क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जो है इसको आपने टोटल कर दिया इसी तरह से, 1 × 5 5 हो गया, 3 × 12 36, 2 × 9 18, टोटल कर दिया, ये 289 हो गया। 289 अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि इसको जोड़ दिया, ये 73 आ रहा है, डिवाइड किया 3.958 मीन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्ल पियर्सन फार्मूला लिखना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखना है और उसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन फार्मूला ये होता है कि आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, जहाँ पे जो कैपिटल एक्स होता है वो एक्स के ऑब्जर्वेशन से उसके मीन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले में। दूसरी बात की जब आर की वैल्यू आती है वो -1 से 1 होती है, तो ये आर की वैल्यू -1 से 1 हो गई। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया है इस तरह का कि पी ए दिया है, पी बी दिया है, यूनियन दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। कभी कभी 3 का भी क्वेश्चन आ जाता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इस पर भी आप तैयार कर लें। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें इंटरसेक्शन को इधर ले गया, यूनियन इधर आ गया, तो ये दोनों चीज़ें दी थी, इसको माइनस कर दिया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मीन और वेरिएंस बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए होता क्या है कि अगर 10 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं कि बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुत बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू को एक बार 0 कर देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 कर लिखते हैं आर की वैल्यू को, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से एन तक लिख करके एन से मल्टीप्लाई करते हैं, आर एफ आर निकालते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई फिर जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जब आप देखेंगे तो यही एनपी आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 नंबर में है डायरेक्ट आप लिख देंगे एनपी। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि सिग्मा एफ आर स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ 1 ही होता है हमेशा, पी प्लस क्यू होल टू दी पावर एन हो जाता है वहाँ पे। जब आप समेशन करते हैं तो पी प्लस क्यू, पी और क्यू की वैल्यू ऐड करने पे 1 होती है, तो 1 की पावर एन 1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया सिग्मा एफ। ठीक है, और वहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू
उसमें से आप जब इसका होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये एन पी क्यू ही आता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में इतना सोल्यूशन सफिशियंट है। देखिए इसके बाद क्या रहा है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो नल हाइपोथेसिस बहुत आसान है। नल हाइपोथेसिस में क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, यही बताना होता है। ठीक है, जैसे कि जो न्यूटन साहब थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था कि ग्रेविटेशन की वैल्यू ड्यू टू अर्थ, ठीक है ना, किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशन की वैल्यू ड्यू टू अर्थ क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम इस वैल्यू को निकालते हैं तो ये 9.8 ना होकर के 9.9 या 9.7 हो सकती है। क्यों होगी? मे भी कुछ भी और भी हो सकती है। 9.8 होना मुश्किल है क्योंकि हम ना ही तो न्यूटन है और ना ही हम उस लोकेशन पर हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही हमारा क्या रहता है, एरर बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस हम किसी चीज को कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। ठीक है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर हम ये बात मान सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही होगी। ठीक है, मैनी मोर एग्जांपल्स हैं, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। आगे कंट्रोल चार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है? देखिए कहीं पर भी आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको क्या है कि उस प्रोडक्ट का एक प्राइस रेट बताया जाता है। अगर ब्रांड है तो रेट ज़्यादा होगा, नॉन ब्रांड है तो रेट कम होगा। तो कहीं कोई जो कंज्यूमर है उसको कोई प्रोडक्ट ऐसा ना बेच दिया जाए कि जिसका प्राइस जो है वो कम हो और जो है उसको ज़्यादा में बेच दिया, यानी क्वालिटी, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा रेट में बिक जाए। इसलिए उसके लिए पूरा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चलता है और उसी में कंट्रोल चार्ट होता है। जो कंट्रोल चार्ट क्या करता है कि वो प्राइस को कस्टमर कस्टमर को उचित मूल्य पर ही सामान देगा। ठीक है, जो ब्रांड होगा तो ब्रांड का ही पैसा वो बताएगा, नॉन ब्रांड होगा तो नॉन ब्रांड का ही पैसा बताएगा। तो अब इसमें देखिए जैसे कि लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये कह रहा है कि इट इज अ ग्राफ यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल टू डिटरमाइन वेदर क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन कंट्रोल्ड अंडर द स्टेबल कंडीशंस। ठीक है, तो ये यही बात मैंने आपको बताई और यही लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर मेरी वाली बात लिखी है, ज़्यादा लिखी है, यूज टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम हो सकता है, कुछ और भी रीजन हो सकता है उसका, बेस कोई फैक्टर अलग भी हो सकता है, मैंने इसीलिए एक्सेट्रा लिख दिया है। ठीक है भाई, आज से 100 साल पहले सोने का रेट कुछ और था, आज कुछ और है। ठीक है, तो अब क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है तो इसीलिए उसका हम कैरेट में लिखते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड या 20 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहा है आपसे तो आप उसको 18 कैरेट दे दीजिए। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल काम है, इसमें कंट्रोल चार्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक होमोजीनियस का एक क्वेश्चन आता है इस पे, सी एफ पी आई का। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स को ई की पावर एक्स ले लेते हैं कैपिटल में और वाई को ई की पावर कैपिटल वाई ले लेते हैं। तो लॉग एक्स बराबर कैपिटल एक्स होता है, लॉग वाई बराबर कैपिटल वाई होता है। जब भी एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा या वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर होगा तो उसको हम लोग डी माइनस वन और डी डैश माइनस वन में ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिख करके माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिर उसके बाद अगर हम ये कॉमन ले लें तो ये एक होमोजीनियस में बनेगा, एक नॉन होमोजीनियस में बनेगा। इस नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं 1920 का पेपर जब सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हूँ बढ़िया से कि ए की पावर एक्स f1 y प्लस एम एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे ए की पावर प्लस में आएगी, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में जाएगा। अब चूंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम कैपिटल एक्स की जगह पे लॉग एक्स लिखेंगे, कैपिटल वाई की जगह पे लॉग वाई लिखेंगे। इसको लिख दिया हमने। यहाँ पे log m प्लस log n हो गया, log m इंटू एन हो गया, log m माइनस log n हो गया, log m अपॉन n हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। इसको क्योंकि log का फंक्शन नहीं लिखते हम लोग, चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो हमने इसको g1 में लिख दिया, एक नया फंक्शन ले लिया log को हटा करके। इस तरह यहाँ log को हटा के g2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि इसका पी निकालना है। पी निकालने के लिए हमको ये पता है कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में डी प्लस ए से रिप्लेस होता है, डी डैश प्लस बी से रिप्लेस होता है। ए यहाँ पर एक्स के साथ का होता है, वाई के साथ का बी होता है। तो यहाँ पर डी प्लस वन लिख दिया, यहाँ डी डैश प्लस वन लिख दिया। ये वन वन कैंसिल आउट हो गया तो ये इतना हो गया। इसको अगर हमने बायनोमियल में लिख दिया तो ये इतना हो गया एक्सपेंशन। वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो आगे के टर्म जितने भी हैं ये सब नेगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वन से इधर का कुछ भी वन मल्टीप्लाई होगा तो वन ही बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आगे है डी माइनस डी डैश वाली बात है, तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ वन रखेंगे यहाँ वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा। केस फेल होने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है लॉग एक्स है। तो ये इसको हम फिर से एक्स वाई लिख सकते हैं, हमने लिख दिया।
और ये हमारा टोटल जो है वो सी एफ प्लस पी आई वाई का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जब कभी भी लिखा होगा आप समझ जाएंगे वेव इक्वेशन लग रही है, उसकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन दी है। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या कहा एक सोल्यूशन में कि जो इक्वेशन है वो वेव इक्वेशन है, तो उसका इक्वेशन लिख दिया। अगर y में होगा y में लिखेंगे, u में होगा तो u में लिखेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल टी टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, रस्सी जो होती है वो दो पॉइंट में बंधी रहती है, तो वो जो पॉइंट होते हैं वो कभी भी छूट कर नहीं जाते हैं, इसलिए u जीरो कॉमा टी, जहाँ पे x जीरो रहता है और जो लंबाई है उसकी l है, तो x की वैल्यू l हो जाती है, तो u जीरो कॉमा टी पे जीरो होता है, u l कॉमा टी पे जीरो होता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन है। इसके बाद वो कह रहा है कि क्योंकि रस्सी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो डेल यू बाई डेल टी क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से डेल यू एक्स कॉमा जीरो जो होगा ए साइन पाई एक्स अपॉन एल होगा। तो ये दो बाउंड्री हो गई, दो इनिशियल हो गई। अब आपका जो इक्वेशन है वेव, उसका सोल्यूशन हमने लिख दिया, ये सोल्यूशन है आपका। इसमें हमने कंडीशन को लगा दिया। कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम, पहले ये लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन यू जीरो कॉमा टी जीरो, तो जैसे ही कॉस जीरो करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। C1 की वैल्यू इधर भी जीरो हो जाएगा, वैल्यू रख दी है तो C1 जीरो आ जाएगा। C1 को यहाँ लगा देंगे तो ये सॉल्यूशन बचेगा C2 sin px, C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। ठीक है, अब हमने क्या किया, यू एल कॉमा टी यानी कि x की जगह पे l रखा, तो ये जीरो हो रहा है तो sin pl sin m पाई के बराबर होगा। C2 जीरो हो नहीं सकता क्योंकि C1 C2 दोनों जीरो होगा, तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका। वेव इक्वेशन खत्म तो ये क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस खत्म। इसलिए हम साइन पी एल को ही जीरो कहेंगे जिस टर्म में हम वैल्यू रखते हैं। अगर एक्स वाले में रखेंगे तो एक्स वाले को ही जीरो करेंगे, टी वाले में रखेंगे तो टी वाले को जीरो करेंगे। ठीक है, तो हमने साइन पी एल को जीरो कहा। साइन पी एल को जीरो कहने पे हमारा पी कितना आ गया, एन पाई बाई एल आ गया। तो दो चीजें आई हमारी, एक C1 जीरो आया, एक पी बराबर एन पाई बाई एल आया। एन पाई बाई एल को यहाँ लगा दिया हमने, तो ये सोल्यूशन हो गया हमारा। और ये सोल्यूशन आने के बाद हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया इसको टी के लिए, तो कॉस का जो है माइनस साइन हो गया, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, जो साथ में टी के साथ था एन पाई सी अपॉन एल वो बाहर रह गया। ठीक है, अब इसको क्योंकि ये वैल्यू जीरो है इसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इसको ऐसे ही लिख देंगे C2 sin पाई एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक, यहाँ पे क्योंकि साइन जीरो हो गया तो ये खत्म हो गया, कॉस जीरो से वन हो गया, इसलिए C4 क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो C4 को जीरो यहाँ पे पुट कर दिया, इस जगह पे C4 को जीरो पुट किया, तो हमारे पास C2 C3 बचा, साइन बचा, कॉस बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जब x को जीरो पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमको दी हुई है क्वेश्चन में कि ये साइन पाई एक्स अपॉन एल के बराबर होता है, तो ये दोनों कंपेयर करा देंगे। इसको अगर हम bn ना भी लिखें, C2 C3 भी लिखा जाएगा तो C2 C3 की वैल्यू a हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हमने जनरलाइजेशन कर दिया है तो जनरलाइजेशन में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1 a होगा, बाकी b2 b3 सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ux कॉमा टी जो होगा इस जगह पर रखने पर, इसमें रखने पर हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि टी को जीरो पुट कर चुके हैं तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। C2 C3 को bn कहेंगे तो bn की वैल्यू हमने क्योंकि b1 से a निकाली है तो a आ जाएगा यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। n की वैल्यू 1 कर दी है क्योंकि 1 निकली थी, तो ये बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक बैग है उसमें 10 वाइट बॉलें हैं, 15 ब्लैक बॉल हैं। एक बॉल निकाल लिया गया वाइट और उसमें रिप्लेस नहीं किया गया, कोई बॉल को दोबारा नहीं रखा गया। अब बताइए कि दूसरी बॉल ब्लैक हो, एंड बीच में लगा हुआ है, तो वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल बॉल की वाइट और ब्लैक कितनी है, 25, 10 प्लस 15 25। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/25। एक बॉल निकाल लिया, ठीक है, तो कितनी बची, टोटल 24 बची। ठीक, अब क्योंकि ब्लैक बॉल आ रही है तो 15/24 प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक बॉल की। एंड लगा हुआ है तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है ऊपर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक सेकंड डिग्री का पैराबोला फिट करिए। पैराबोला का एक क्वेश्चन होता है, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए के साथ 1 है तो पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन ले लेंगे, तो जब सिग्मा 1 यहाँ पे होगा तो n आएगा, बाकी सब जितने वेरिएबल है उन पे ऐसे ही सिग्मा रहेगा, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, a सिग्मा एक्स हो जाएगा, b सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, c सिग्मा एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए वेरिएबल लगाने के बाद हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा समेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी, ये 3 नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 नॉर्मल इक्वेशन, 2 अननोन होंगे तो 2 नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टेबल बना देंगे, जो भी हमको यहाँ पे चीज़ें चाहिए एक्स वाई के हिसाब से वो निकाल देंगे, और ये टोटल आया है, टोटल को इसी में रख देंगे जैसे यहाँ पे रखा गया है।
तो ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। इस ए बी सी की वैल्यू को हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सोल्यूशन रख देंगे, यही आपका पैराबोलिक जो है वो कर्व आ जाएगा। ठीक है, इसमें 10 स्टूडेंट दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक कोचिंग है, कोचिंग संस्था में अगर कोई बच्चा जाता है तो वो जो टेस्ट देता है उसके टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगते हैं कि नहीं, यानी कोचिंग से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो हमने इसके लिए जो है हमने कहा, पहले तो यही कहा कि भाई ठीक है, नल हाइपोथेसिस यही है कि स्टूडेंट जो है कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है। देखिए पहले से हमें नहीं पता होता कि नॉट कहाँ लगाना है, वो नॉट हम बाद में लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन होता है उसमें डेटा को देख करके नॉट लगाते हैं, या हम यूनिवर्सल ट्रुथ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अगर डेटा को देखें तो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, लेकिन अगर डेटा को देखें तो कहीं कहीं पे तो वैल्यू बढ़ रही है। जैसे पहले टेस्ट कोचिंग ज्वाइन करने के पहले 54 आता था, फिर 60 आने लगा, लेकिन कहीं कहीं पे वैल्यू कम भी हो रही है, 92 से 86 हो रहा है। तो अगर सारी बढ़ रही होती तो हम ये कहते हैं कि कोचिंग का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर कुछ टेस्टों में उसकी वैल्यू कम हो जा रही है, नंबर कम हो जा रहे हैं, तो यानी कि कोई रिजल्ट मतलब हम नहीं कह सकते हैं उसमें कोचिंग का कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये टेस्ट से देखेंगे, टेस्ट कैसे करते हैं हम पहले इसके जो जो भी डिफरेंस है इन दोनों में बिफोर और आफ्टर में, जैसे 54 60, तो 54 माइनस 60 माइनस 6 हो गया, तो इस तरह से हम सब डिफरेंस लिख देंगे सारे, माइनस 6 माइनस 4 6, इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा माइनस का 13। तो क्योंकि 10 टेस्ट की बात हो रही है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, तो डी बार इसका एवरेज है माइनस का 1.3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ये डी बार, सिग्मा डी अपॉन एन कह सकते हैं या डी बार कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसी तरह से हमने ये कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 10 माइनस 1, n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, 9 हो गया। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा या हमको टेबल दिया जाएगा पेपर में, तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। टी जो होता है टी टेस्ट, उसका ये फॉर्मूला होता है डी बार अपॉन एस डी अपॉन रूट n माइनस 1। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया। इसका मॉड लेना होता है, माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में आया तो उसको प्लस वैल्यू लेंगे। लेकिन जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू मिल रही है टी की, वो 1.833 है, तो क्योंकि ये छोटा है इसलिए क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, नल हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मज़ा आ रही होगी बहुत, लेक्चर बहुत फाइन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चारपिट मेथड सॉल्व करना है, इसको हम एक फंक्शन ले लेंगे एफ। ठीक है, फंक्शन लेने के बाद ये चारपिट का फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये कुछ पार्शियल है मैंने लिखे नहीं है, आप करिएगा आएगा आपका। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पे डी पी अपॉन जो है वो पी आ जाएगा, इसके नीचे क्यू आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो उन दोनों से क्या होगा, लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद क्या आ जाएगा, पी बराबर ए क्यू आ जाएगा। ये जो आ रहा है पी बराबर ए क्यू, इसको हम क्वेश्चन में सेट कर देंगे, यहाँ पे ए क्यू लिख देंगे, यहाँ पे ए क्यू लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, इस क्यू की वैल्यू को हमने एक जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन होता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें रख दिया। ठीक है, पी और क्यू को जैसे पी और क्यू को रख दिया, उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एग्जैक्ट बन रहा है। एग्जैक्ट में क्या करेंगे, ये बन जाएगा इस तरह से एग्जैक्ट, तो इसका होल स्क्वायर, जैसे एक्स डी एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका यही हो जाएगा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी। ये हमने अपने पास से जोड़ दिया, यही सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जेड की वैल्यू लिखना चाह रहे तो ए से डिवाइड भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स होते हैं, लेग्रांज हो गया, चारपिट हो गया, थोड़ा सा चारपिट टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप 2 4 6 क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी पाएगी। उसी तरह से लेग्रांज है, लेग्रांज भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लायर्स लगते हैं कुछ, लेकिन कुछ मल्टीप्लायर्स लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपने ऑक्सिलरी लिखी है, ऑक्सिलरी क्या होती है, ये होता है कैपिटल पी, ये होता है क्यू कैपिटल, और ये होता है कैपिटल आर, तो डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। अब ये जब आपने लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे x y और z का मल्टीप्लाई करते गए, इसमें x का मल्टीप्लाई किया, इसमें y का, इसमें z का। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब इसको देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक्स एम जेड लिखा है, यहाँ पर माइनस का एक्स एम जेड हो रहा है, तो ऐसे ही सब कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाना जैकपॉट है आपका, जीरो कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ जेड छूट गया, जेड होगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट किया, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो बाई टू करके आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर c1/2। देखिए c1 में भी बाई 2 ले लेंगे, 2 पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c1 एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा जो मल्टीप्लायर ले रहा है वो मल्टीप्लायर हम ले रहे हैं lmn, तो lmn से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए lmz हो गया, और कहीं पे lmz माइनस का भी है, तो इसी तरह से सब कट जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dx के लिए x हो जाएगा, dy के लिए y हो जाएगा, dz के लिए z हो जाएगा, तो यहाँ पर C2 सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन आ गया तो क्या करते हैं कि आप एक
कांस्टेंट को दूसरे के टर्म में लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को फंक्शन लिख देंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, दो तरीके होते हैं, दोनों बता दिए। देखिए इसके बाद हम जो है सेपरेशन की बात कर रहे हैं। हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है हीट नहीं लिखा होता है, आयरन बार लिखा होगा, आप समझ जाएंगे कि ये हीट का क्वेश्चन है। ठीक, तो हीट इक्वेशन ये होता है, हीट इक्वेशन ये होता है, ये हमने कुछ कंडीशंस लिख दी क्वेश्चन को देख करके। u बराबर एक्स टी रखा है इसमें, ठीक है, x फंक्शन होता है x का, t फंक्शन होता है t का, पार्शियल लिखा दोनों का, एक्स टी डैश लिख देंगे, एक्स डैश टी लिख देंगे, इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको एक कांस्टेंट k ले लेंगे, k को माइनस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, k के तीन वैल्यू होते हैं, 0 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन माइनस पी स्क्वायर पे आता है। माइनस पी स्क्वायर ले लिया तो एक हमारा हो गया c1 cos px और c2 sin px, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू प्लस माइनस पी आई हो रही है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं 19-20 वाले पेपर में। इसी तरह से लॉग लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी c3 e पर माइनस पी स्क्वायर टी। वैसे देखिए ज़्यादातर यहाँ पे सी स्क्वायर भी आता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही जो है सी को गायब कर रखा गया है तो सी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गायब कर रखा है, यहाँ सी स्क्वायर नहीं लिखा गया, ठीक, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक एक करके बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, सिंपल है, c1 0 हो जाएगा, टी एन पाई हो जाएगा, इसमें आप बी एन को रख देंगे, c2 c3 की जगह बी एन रख देंगे। बी एन जो है निकालने का फॉर्मूला होता है 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि एल यहाँ पे 1 लिया गया होगा इसलिए यहाँ 1 कर दिया है। इसको आप जो है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने का तरीका होता है u v1 माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3। तो ये v जो था साइन का इंटीग्रेशन एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ठीक। फिर ये लिमिट लगा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, जहाँ पे bn ये वैल्यू है, इसको फिर से लिखेंगे वेयर bn बराबर दिस, ठीक, ये सोल्यूशन हो गया। उसी तरह से लाप्लास इक्वेशन का सवाल, लाप्लास इक्वेशन कहे या कहीं पे कहे मेम्ब्रेन है तो लाप्लास का ही क्वेश्चन होगा। जितने भी ढोल नगाड़े गाड़े होते हैं इनमें सब में लाप्लास इक्वेशन चलती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है और हम लोग इसमें भी क्या है, इसका जो है एक एक करके पूरा सोल्यूशन करेंगे। के बराबर, क्योंकि इसमें सॉल्व करके लिख दिया गया है तो के का वैल्यू एक बार 0 लेंगे, ठीक है, एक बार जो है पी माइनस पी स्क्वायर लेंगे। देखिए जब 0 ले रहे हैं और माइनस पी स्क्वायर ले रहे हैं तो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो u की वैल्यू 0 हुई जा रही है, तो हम कह देंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम तीसरा सोल्यूशन लेंगे इसमें, यहाँ पर हमने थोड़ा बाद में लिखा है, ये पी स्क्वायर लेंगे। जब पी स्क्वायर ले रहे हैं तो ये कंडीशन आएगी, दो इंटीग्रेट होकर के ये रिजल्ट आएगा उसका। जब इस रिजल्ट में हम वैल्यू रख रहे हैं, देखिए यू एक्स कॉमा 0 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो c3 तो 0 हो रहा है, जब x कॉमा 1 रख रहे हैं तो p बराबर एन पाई आ रहा है, जबकि पिछले दो सोल्यूशन में ये c3 c4 दोनों 0 होने लग गए थे, इसीलिए हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक। तो हमने p बराबर एन पाई रख दिया, ये सोल्यूशन हमारा हो गया। अब जो दूसरी दो कंडीशन दी हुई है तो u 0 वाई को 0 किया, u 1 वाई को एफ वाई लिखा, तो जब इसको रखेंगे जैसे ही तो c1 प्लस c2 हो जाएगा, c4 कॉमन आ जाएगा और c1 प्लस c2 0 हो तो c2 माइनस c1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 1 रख देंगे तो 1 रखने पर क्या होगा कि एफ वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने हाइपरबोलिक बना दिया है, यहाँ bn की वैल्यू भी लिख सकते हैं 2/L 0 to समथिंग जैसा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं आगे, ये आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सबको पूरे को जोड़ करके 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे 8 है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने 544, ठीक है। तो यहाँ पे 68 आ जाएगा, 68 आया तो 65 माइनस 68 माइनस 3 होता है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया है, तो हम लोग ये पूरा टेबल बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा वैल्यूज ऊपर नीचे लिख दी हैं, अब उसको कंसंट्रेशन से करेंगे। आर की वैल्यू ये फार्मूला होता है, तो ये जो है आपका देखिए 65 माइनस 68 माइनस 3 हो गया, 67 माइनस 69 जो वाई बार आया था माइनस 2 हो गया, तो माइनस 3 माइनस 2 क्या हो गया 6 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसी तरह से पूरी टेबल बना लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू 0.6 आ जाएगा, मजे मजे में, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। इसी तरह से 4 मोमेंट दिए हुए हैं, मोमेंट क्योंकि 4 के लिए दिए हुए तो ए 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये सब रॉ मोमेंट है, किसी पॉइंट के अबाउट दिए तो उसको रॉ मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये रटना पड़ेगा आपको, रटा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 निकल आएगा। इसी तरह से मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो ये होता है, म्यू1 डैश होता है एक्स बार माइनस ए, तो एक्स बार क्या होगा म्यू1 डैश प्लस ए। तो म्यू1 डैश की वैल्यू आपने कहीं निकाली थी, ठीक है, या क्वेश्चन में दी हुई थी, माइनस का 1.5 वही लिख लिया, माइनस का 1.5, और ये जो पॉइंट दिया था 4 दिया था, तो ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। इसी तरह से ये फॉर्मूले लगा दिए हमने मोमेंट अबाउट ओरिजिन के, ये सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले सॉल्व कर, एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा, फॉर्मूले की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक।
ये v1 v2 के फॉर्मूले होते हैं, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ठीक, इसी तरह से अब ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है। देखिए अगर हम 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर दें एफ एक्स को, तो ये वैल्यू 1 आ रही है। अगर 1 आ रही है 0 से 1 में किसी भी फंक्शन की वैल्यू, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लेमडा निकालना है, एक कंडीशन दी हुई है पी एक्स लेस देन इक्वल टू लेमडा बराबर पी एक्स ग्रेटर देन लेमडा। देखिए लेमडा से बड़ा क्या होगा, अगर टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, 1 में से अगर हम लेमडा या लेमडा के बराबर वैल्यू को माइनस कर दें तो यही आ जाएगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये जो है इसके बराबर है, तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 टाइम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा 0 से लेमडा में अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है, उसी लेमडा को हमको निकालना है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये x³/3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो लेमडा रखने के बाद ये आ जाएगा। लेमडा को सॉल्व किया लेकिन लेमडा इंटीजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इस लेमडा के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कुछ सैंपल दिए हुए हैं, 2 अलग अलग सैंपल दिए हैं, नंबर्स अलग अलग हैं, और हमको जो है उस पर एक जो है ये बताना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही कि नहीं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट इनकम्प्लीट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एफ टेस्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, एफ टेस्ट कैसे लगता है कि हमने पहले इसका सबका मीन ले लिया, सबको जोड़ दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। इसमें 10 डेटा है, उसमें 12 डेटा है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इसके। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ये पॉपुलेशन का था। ये एक इसमें सैंपल का है और एक पॉपुलेशन का है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन S1 से है, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है n1s1² तो ये निकाल लिया। उसी तरह से दूसरे वाले सैंपल के लिए भी निकाल लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के अलग अलग है, 10-1 हो गया और 12-1 11 हो गया। इसकी टेबल होती है, टेबल से वैल्यू आप देख लेंगे। अगर नई टेबल दी होगी तो वैल्यू आपको पेपर में देना पड़ेगा, वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पूरा। ठीक है, उतना ही करके छोड़ देंगे। जिस भी क्वेश्चन में अगर पेपर में वैल्यू नहीं आती तो जितना आप अधिक सॉल्व कर सकते हैं कर दीजिए, और फिर लिख दीजिए कि वैल्यूज आर नॉट गिवन, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये वैल्यू जो है 2.90 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे σ1² और σ2² का, तो एफ टेस्ट में वैल्यू 0.59 आ रही है। यानी कि जब भी एफ कैलकुलेटेड एफ टैबलेटेड से छोटा होता है तो नल एवरेज एक्सेप्ट हो जाती है। नल एवरेज में हमने यही कहा है कि जो दोनों सैंपल हैं वो एक जैसे हैं। 7th का बी क्वेश्चन आपका एनोवा का था जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। ओके, थैंक यू।